हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी के सामने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज है आपका इस सीरीज में चैप्टर 1 से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। अगर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल टर्म किसने दिया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, टैटम, स्केवान एंड योर फिजियोलॉजी। करेक्ट। यहाँ पे आप सभी को पता है कि सेल टर्म दिया था हमारे रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वहीं एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट, एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने दिया था, किसके बारे में बताया था? न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर पूछता है सेल टर्म किसने दिया था तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, लेकिन अगर पूछता है कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। करेक्ट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी सेल टर्म दिया था रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन सेल इज कैरीड आउट बाय। क्या क्या बोल रहा है? मॉडिफाई करता है, छांटता है और पैक करता है। तो देखिए आप सभी को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा रफ हो जाता है। करेक्ट। अब ये तो पता है कि राइबोसोम्स है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ये तो आप सभी को पता है। इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसकी सिंथेसिस करेगा? ये हमारे लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये सारी की सिंथेसिस कौन करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स बने, इनको पैक करने का काम, मॉडिफाई करने का काम, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट करना और साथ ही साथ उनको शॉर्ट करने का काम कौन करता है? ये जब बन जाते हैं ये जाते हैं हमारे गोल्गी बॉडीज के पास। गोल्गी बॉडीज का काम ही है कि वो उनको मॉडिफाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं और पैक करते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट ईजी वे में किया जा सके। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ में आया होगा और गोल्गी बॉडीज भी समझ में आए होंगे। करेक्ट। चलिए करेक्ट आंसर था गोल्गी बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। एनिमल सेल तो आप सभी को इजीली पता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल क्या कंपोज करता है? तो प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड एंड योर स्टार्च। सेल वॉल की बात की जा रही है, तो सेल वॉल किससे बनता है? हमारे सेल्यूलोज से बनता है। प्रोटीन तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, लिपिड एंड स्टार्च भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो सेल वॉल है, आपने सुना होगा काइटिन, करेक्ट, लिथिन, ये सारे क्या है? हमारे सेल वॉल कंपोज होता है हमारे सेल्यूलोज से। और अगर एनिमल सेल वॉल की बात की जाए तो किससे होता है? वो फॉस्फोलिपिड से बनता है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल बनता है हमारे सेल्यूलोज से और एनिमल सेल वॉल की बात की जाए वो बनता है हमारे फॉस्फोलिपिड लेयर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स के नाम से क्यों जानते हैं? चलिए ऑप्शंस है आप सभी के पास। चलिए ऑप्शंस देखते हैं आप सभी के पास है। पैरासाइटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी एंड कैटालिटिक एक्टिविटी। आप सभी के सामने करेक्ट आंसर आ गया। क्या है हमारा? हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। अब ये ऐसा क्यों होता है? हमारे जो लाइसोसोम्स है ये कंटेन करते हैं वो एंजाइम्स, जैसे कि आपके सेल में अगर लिपिड प्रेजेंट है उसको तोड़ने के लिए आएंगे हमारे पास लाइपेज, आपके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसे ही अलग अलग एंजाइम्स आएंगे। और लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? कि वो खुद ही के सेल को मारने का काम करते हैं। अब सेल में प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन, लिपिड, सारी चीजें प्रेजेंट है, तो इनको तोड़ने के लिए इसके पास एंजाइम होना चाहिए। कौन कौन से हैं? लाइपेज, न्यूक्लियस। और ये किसके प्रेजेंस में तोड़ते हैं? वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं।
इसीलिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये अकेले नहीं तोड़ पाते, इनको मदद लगती है हमारे वाटर भाई साहब की। इसके मदद से ये लिसिस का काम करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। एक सेल जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है उसको आप क्या रेफर करेंगे? सिंपली उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम उसको? प्रोटोप्लास्ट। चलिए देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या है। सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था? आपके हैंस्टन ने दिया था 1818 में, करेक्ट। इसको क्या देने की वजह से, रीजन क्या था इसके पीछे का, कि प्रोटोप्लास्ट एक प्लांट है या बैक्टीरियल सेल है जो कि उसका जो सेल वॉल है कंप्लीटली या फिर पार्शियली रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप प्लांट सेल के सेल वॉल को अगर कंप्लीटली या पार्शियली रिमूव करते हैं वो बन जाता है आपका प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है? आइदर यूजिंग मैकेनिकल या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, या तो आप उसको मैकेनिकल तरीके से रिमूव कर सकते हैं या तो आप उसको कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। सिंपली सा है, सेल विदाउट सेल वॉल इज योर प्रोटोप्लास्ट। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। अब आप सभी को पता है कि हमारे सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पैरेलल पेयर्स में मिलते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम आता है जब डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस का जब प्रोसेस चलता है, जब डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में हमारे सेंट्रोसोम्स एक्टिवेट होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है सभी को इतना? अब बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो राइबोसोम्स है, सिक्रीशन यहाँ पे ऐसा सच है नहीं, और ऑस्मो रेगुलेशन तो सेल खुद ही करता है। क्लियर है सभी को इतना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम्स आर सेंटर्स फॉर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियस के पास होते हैं। ये क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स में मिलते हैं। ये देखिए ये दो पेयर्स में मिलते हैं हमको, करेक्ट। इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये स्पिंडल का डेवलपमेंट करते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसके मदद से ही आगे चल के सेल डिवीजन प्रोसेस शुरू हो पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस। अब ये एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि प्रोग्राम करके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ जब डेथ होती है वो कहलाता है आपका एपोप्टोसिस। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शंस है लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी बॉडीज एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए प्रोग्राम सेल डेथ की बात हो रही है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा लाइसोसोम्स। नहीं, लाइसोसोम्स है सुसाइडल बैग, वो अपने ही सेल को मारता है। लेकिन एपोप्टोसिस आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इन केस आपके सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ आपके ज़्यादा सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, उनकी किलिंग के लिए आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको चाहिए एनर्जी। आपको क्या चाहिए? एनर्जी। तो उतने सेल्स को मारने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी, क्योंकि ये आपके एटीपी की सिंथेसिस करता है। करेक्ट। इसी वजह से आप इसको कैसे याद करेंगे? अगर कभी पूछा कि एपोप्टोसिस कौन करता है या प्रोग्राम सेल डेथ कौन करता है, हमारा करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि लाइसोसोम्स को तो हम सुसाइडल बैग कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। गोल्गी बॉडीज उसको पैक करने का काम करता है। बच्चा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर, सेल को पावर देना कौन है? अब आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी मीन्स योर एनर्जी, करेक्ट। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्लियर है सभी को इतना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following cell organelles regulates the entry and exit of molecules to and from the cell? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज आपके सेल में किसी चीज को अंदर आना है या बाहर जाना है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है या किसके मर्जी से वो जाता है? तो एक बैरियर है। कौन सा है हमारे पास? देखिए सेल का सबसे जो आउटर लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। करेक्ट। अब कुछ किसी को भी आना होगा, चाहे प्रोटीन को ही आना हो या आपके Na को आना हो, सोडियम पोटेशियम किसी भी चीज़ को अगर अंदर आना हो, उसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से होके गुजरना पड़ेगा। क्लियर। वैसे ही अगर कुछ बाहर जाएगा तो इनकी मर्जी से जाएगा। तो कौन कंट्रोल करता है कि किसको आना है किसको नहीं जाना है? हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी दे रहा है, गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग कर रहा है, लाइसोसोम्स मारने का काम कर रहा है। बच्चा कौन हमारे पास? बच्चा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग्स? क्योंकि वो अपने ही सेल को मारने का काम करता है। करेक्ट। ड्यू उसके पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो आपके ही सेल के मटेरियल्स को किल करता है। करेक्ट। तो आपको सभी को पता है वो क्या कहलाता है? हमारा लाइसोसोम्स कहलाता है। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चंस और इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डे ड्यूवे ने। साइंटिस्ट के नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन डे ड्यूवे ने, इन केस अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? जो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अब आप इसको कैसे याद करेंगे या कैसे समझ सकते हैं? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? यू मीन्स होता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि एक वेल डिफाइन पूरा न्यूक्लियस जिसके पास सेल आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, न्यूक्लियोलस भी हो। करेक्ट, ये है आपका ट्रू न्यूक्लियस। दूसरी चीज आप कैसे याद कर सकते हैं? प्रो मीन्स इस पी से समझ लो पुराना। क्या समझ लो इससे? पुराना। यानी आपके जो पुराने सेल्स हैं जो वेल डेवलप नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, उनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे, उनके पास एक वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। करेक्ट। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। करेक्ट, इसलिए वो है हमारे प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिसिंग चीज़ें थी। अब बात की जाए यूकैरियोट की, यानी यू मीन समझ लो न्यू। करेक्ट, न्यू एरा, यानी कि आपके जो प्रोकैरियोट्स है ये इवॉल्व हो गए आपके यूकैरियोट्स में। जो जो चीज़ें मिसिंग थी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जितनी भी चीज़ें मिसिंग थी सब कैरी करते हैं हमारे यूकैरियोट्स और फॉर्म करते हैं कंप्लीट सेल का विथ योर ट्रू न्यूक्लियस। करेक्ट, ये दो मेन डिफरेंस है आपकी यूकैरियोट्स एंड योर प्रोकैरियोट्स। चलिए अब देखते हैं, न्यूक्लियस की बात हो रही है, लाइसोसोम्स की बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। तो हमारे प्रोकैरियोट्स के पास मैंने क्या कहा? वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं था। लाइसोसोम्स नहीं था उसके पास, क्योंकि उसके पास तो बेसिक ऑर्गेनेलीज ही नहीं थे, तो लाइसोसोम्स तो बहुत दूर की बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं था। ठीक है, ये है आपका टेबल। साइज अब पुराना है, चीज़ें कम है तो साइज भी छोटी होगी, यानी 1 से 10 म्यूएम साइज था आपके प्रोकैरियोट्स का। क्वेश्चन पूछ सकता है। यूकैरियोट्स का साइज था लार्ज, जो कि था 10 से 100 म्यूएम। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो ये रिजिड सेल वॉल होता था। रिजिड यानी कि हार्ड, कड़क, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। ठीक है, हार्ड था, अगर थोड़ा सा भी उसको ठोकर लगी तो वो रप्चर हो जाता था, अपना शेप एडजस्ट नहीं कर पाता था। लेकिन यूकैरियोट्स के पास फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
क्या करता है, अगर उसको ठोकर लगे तो वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है, इजीली टूटता नहीं है। अगर आपका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल टूट गया तो अंदर के जितनी भी मटेरियल्स हैं सब बाहर आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली सेल का डेथ हो सकता है। ये शेप भी इसे एक्वायर कर लेता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। सब ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो इसमें एब्सेंट होते हैं सब सेल ऑर्गेनीज, मीन्स आपके लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। यहाँ पे आपके सारी चीजें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम सब प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इसके पास वेल डिफाइंड नहीं था, करेक्ट, ये तो मैंने आपको बताया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं था, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस मैंने आप सभी को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया कि फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कौन करेगा। चलिए देखिए, ऑप्शन है आप सभी के पास, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी की जनरेशन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है आपको। साइटोप्लाज्म में सब सस्पेंडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस में, इसलिए वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मूथ हमारा लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स या फिर आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। तो अगर बात की जाए फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें से कौन कौन डबल मेम्ब्रेन कैरी करते हैं, कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन कैरी करते हैं। अब ये आप कैसे याद रखेंगे, तो एक तो है भाई हमारे पास हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपका सेल ऑर्गेनेलीज है, करेक्ट। एक तो हमारा है न्यूक्लियस, उसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी कैरी करता है, करेक्ट। आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है, वो आपका डबल मेम्ब्रेन है। बाकी जितने बचे सब के सब आपके सिंगल मेम्ब्रेन है, सिवाय आपके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके न्यूक्लियस के। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, सेल है, और बाकी सभी आपके सिंगल है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पूछा है सिंगल मेम्ब्रेन, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है ना ही आपका न्यूक्लियस है, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम ये देखिए एक ट्रिक है आप सभी के पास, माउस प्ले नथिंग, मीन्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड योर न्यूक्लियस। ये प्लास्टिड भी अभी यहाँ कंसिडर मत करिए, दो ही है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर न्यूक्लियस, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये दोनों डबल बाउंडेड है, बाकी सब सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्गी एपरेटस। ये जो गोल्गी एपरेटस है ऑप्शंस में है, इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इज अ साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन। तो देखिए आप सभी को पता है मैंने क्या बताया गोल्गी बॉडीज के बारे में, वो मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैक करने का काम करता है। किसको, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक से निकले हुए प्रोटीन्स को और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से निकले हुए लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स को वो पैक करता है, छांटता है और मॉडिफाई करता है ताकि उसका इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या है, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन। ठीक है, इसको दिया किसने था, कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए peroxisomes uses oxidases and catalyze to the body from, आपके जो peroxisomes है, अब इनका क्या काम होता है, बेसिकली जो आपके peroxisomes है, जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके बॉडी में म्यूटेशन भी कॉज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक चेंजेस भी कर सकते हैं, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उनको ऑक्सीडाइज करने का, आपके कैटलाइज के थ्रू कैटलाइज करने का काम कौन करता है, आपके peroxisomes, यानी आपके बॉडी को साफ करने का काम, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम
कौन करेगा? आपका परऑक्सीसोम्स करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अगर बात की जाए आपके स्टडी की कि आपके सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को कौन स्टडी करता है या उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे है मायोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी एंड योर हिस्टोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी मीन्स क्या? आपके पर में स्टडी करना। पैथोलॉजी तो आप सभी को पता है, ब्लड वर्ड, आप जो पैथोलैब में जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। फिर साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, सी से साइटोलॉजी, सी से सेल, और हिस्टोलॉजी मीन्स आपका टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे साइटोलॉजी मीन्स योर स्टडी एंड स्टडी ऑफ योर सेल, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो या फिर उसका फंक्शन हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये देखिए, मायोलॉजी सॉरी स्टडी ऑफ मसल्स, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ आपके कॉजेज प्रोसेस ऑफ डिसीज यानी आपके ब्लड टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ योर टिश्यूज। ठीक है, चलिए राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? जो राइबोसोम्स है, नॉर्मल सी बात है, आपने ट्रांसलेशन आपका प्रोसेस का नाम सुना होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, आरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर जाके आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? यहाँ पे ये बने हुए होते हैं आपके आरएनए एंड प्रोटीन्स के। किसके बने हुए होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन्स के, क्योंकि आरएनए से ही आपके प्रोटीन्स का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। आगे चल के जब आप सेंट्रल डॉग्मा देखेंगे तो सबसे पहले डीएनए, डीएनए के बाद किसका आता है? एमआरएनए, आपके आरएनए का, फिर होता है आरआरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, फिर होता है आपका प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर है? तो राइबोसोम्स बने हुए होते हैं आपके आरएनए एंड आपके प्रोटीन्स से। ठीक है, चलिए ये देखिए राइबोसोम्स क्या है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। ये बने होते हैं 35% प्रोटीन से, 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आपके आरएनए से, क्योंकि आगे चल के यही आरएनए आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व्स एज साइट फॉर, जो क्रिस्टे है माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या सर्व करता है? ठीक है, देखिए अब क्या है यहाँ पे? क्रिस्टे मीन्स क्या? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप लाइनिंग्स देख रहे हैं बीच में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये है आपका क्रिस्टे। क्या है ये आपका? क्रिस्टे। अब इसका क्या काम होता है भाई? देखिए मैट्रिक्स में तो आप सभी को पता है कि आपके साइकिल्स चलते हैं, टीसीए साइकिल्स चलते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो क्रिस्टे है ये क्या करता है? आपके रेस्पायरेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी आपके मैट्रिक्स में जब साइकिल्स चलते हैं तो उनको प्रॉपर आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि आपको तो चाहिए, जो साइकिल चल रहे हैं उसको एनर्जी चाहिए, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा बीच बीच में ऑक्सीजन आके आपका H2O का फॉर्मेशन करके ऊज आउट कर लेता है। तो रेस्पायरेशन एंड योर सिंथेसिस ऑफ एटीपी दोनों के प्रोसेस के लिए क्रिस्टे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैट्रिक्स में साइकिल्स चलते हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए इसमें से किन में प्रेजेंट होता है? तो देखिए वैक्यूल्स मीन्स क्या? खाली सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हम हमारे ग्लूकोज को, लिपिड्स को स्टोर करते हैं, यानी आपके फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं किसमें? हम वैक्यूल्स में। राइबोसोम्स तो आपकी आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है और आपके प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। लाइसोसोम्स को कहते हैं हम सुसाइडल बैग्स, ठीक है, वो तो मारने काम कर रहा है। बचा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए प्रेजेंट होता है, बाकी इनमें से किसी के पास नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 20S राइबोसोम्स ऑकर्स इन, 80S राइबोसोम्स किस में ऑकर करता है? चलिए देखिए, आपके जो राइबोसोम्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब इस 70S एंड 80S का मतलब क्या है?
ये जो 70s है ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ये 80s आपके यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ठीक है, ये S क्या है, ये आपका सेंटमियर यूनिट है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी प्रोटीन्स है, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो उसमें जो लार्ज यूनिट, सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट जो प्रेजेंट होते हैं 50-40 के रेशियोज में, इनका क्या चेक करा जाता है बेसिकली कि वो कितने जल्दी सेटल डाउन होंगे। जब आपके प्रोटीन्स की टेस्टिंग चलती है तो ये 80s राइबोसोम्स और 70s राइबोसोम्स ये चेक किया जाता है कि वो कितना जल्दी सेटल डाउन होता है प्रोटीन्स। उसके बेसिस में पता चलता है कि आपका प्रोटीन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। करेक्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और जो 80s राइबोसोम्स है ये आपके किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में कम होंगी सारी चीज़ें, तो 70s यूकैरियोट्स में ज़्यादा है, तो आपके यूकैरियोटिक सेल्स आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, ये था लास्ट क्वेश्चन आपके। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQs जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जिट एग्जामिनेशंस में। किसी भी चीज़ को जो एक्सप्लेनेशन है उसको मिस आउट नहीं करेंगे। अगर किसी साइंटिस्ट का नेम पूछता है वो भी एज सच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके प्रॉपर क्या फंक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट 20 MCQs के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडी, फोकस करिए, डरेंगे नहीं। थैंक यू एवरीवन।